वेलकम क्लास 7th। आगे हम अपने चैप्टर 2 पॉलिटिकल पे फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, है ना, लास्ट वीडियो में। आज हम आगे हैं पार्ट सेकंड पे। इस चैप्टर का नाम है इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी और हम आज बात करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की। हमने बात करा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किस तरीके से क्या लिखा है, कब हमने अडॉप्ट किया, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जब डेमोक्रेसी है, और हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेसी इस तरीके की गवर्नमेंट का एक तरीका है जिसमें कि जो बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल के बेसिस पे काम करती है। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई। अब जनता जब अपनी सरकार चुन रही है तो उसके भी तो कुछ नियम होंगे। कोई भी कभी भी जाके तो सरकार चुन नहीं सकता, है ना। तो उस नियम को ही हमने बनाया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल हमें पता है पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तब हम यूनिवर्सल वर्ल्ड लगाते हैं, है ना। अडल्ट का मतलब होता है जब हम 18 साल से ऊपर की किसी व्यक्ति की बात करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तब हम बात करते हैं अडल्ट की। और फ्रेंचाइजी मीन्स होता है किसी पे अपना अधिकार करना या अडॉप्शन देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसका जो बेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। जब पहली बार ये तय किया गया कि डेमोक्रेटिक नाम की कुछ गवर्नमेंट होगी, कुछ ऐसा भी सिस्टम होगा, मोनार्की सिस्टम को बंद किया जाएगा और डेमोक्रेटिक जहाँ पे की जनता, अब हर कोई तो रूल भी नहीं कर सकता, तो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जनता जिनको चुनेगी वो जाके उनके लिए कानून बनाएंगे, वो उनके लिए सुविधाओं का काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब जब वो बात इसकी बात हुई, अब लोगों ने उसमें भी अपने अपने तोड़ निकाल लिए। जो अमीर लोग थे पहले उन्होंने बोला कि सिर्फ वो लोग जो टैक्सेस भरते हैं, है ना, जो कुछ परसेंटेज का टैक्सेस देते हैं, वो ही लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही लोग इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। फिर एक नया नियम आया कुछ सालों बाद जिसमें लोगों ने बोला नहीं, कुछ अलग अलग कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे। आप जब आगे एसएसटी पढ़ोगे 9th 10th में, पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे करते हैं वो इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर बताया जाता है कि कुछ सालों बाद फिर आया कि नहीं, ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा जो कंट्री है या देश है या गांव है, वहां के जो मेल होंगे, जो पुरुष प्रधान होंगे, वो लोग आगे क्या करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे वोटिंग में। फिर कुछ जगहों पे ये आया कि जैसे अमेरिका जैसी जगह पे, यहाँ पे ऐसा आया कि जो काले लोग हैं वो वोटिंग नहीं देंगे, सिर्फ गोरे लोग वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत जगह पे आया कि महिलाएं नहीं दे सकती हैं, सिर्फ पुरुष देंगे। बहुत जगह पे आया रिच लोग दे सकते हैं, पुअर जो हैं वो नहीं दे सकते हैं। मैंने आपको बताया टैक्सेस के बेस पे था। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग लोगों के मन में ख्यालात थे। सबसे पहले 1893 का ईयर था जिसमें न्यूजीलैंड जो कंट्री है ना, उसने एक स्टेप उठाया और उसने एक नई चीज बना दी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। उसने बोला कि कोई काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, कुछ भी हो, अगर उसने 18 इयर्स की एज कंप्लीट कर ली है और वो अडल्ट कैटेगरी में है। अडल्ट हम किसको बोलते हैं? जो मैच्योर होता है, जो अपने डिसीजंस ले सकता है। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने 1893 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नाम का ये नया रूल निकाला और बोला हर कोई बराबर है। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, हर कोई बराबर है, इसलिए सिर्फ एक ही रूल माना जाएगा जो कि है 18 साल। पहले 21 साल था, 18 साल बाद में हुआ, लेकिन एक एज बना दी गई कि अगर वो व्यक्ति उस एज को क्रॉस करता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वुमेन हो, मेन हो, पुअर हो, रिच हो, कुछ भी हो, अगर वो उस एज को क्रॉस करता है, इट मीन्स कि उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, वो मैच्योर हो चुका है और अब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। तो it was in 1893 that New Zealand took the lead and implemented the rule that every adult citizen of the country, rich and poor, master or slave, चाहे वो काम करता हो चाहे वो मास्टर हो, अमीर आदमी हो, ठीक है, मालिक हो, मेन और वुमेन, ब्लैक और व्हाइट, कैन हैव द राइट टू वोट। कोई भी व्यक्ति, एक क्राइटेरिया, एक नियम, 18 साल को पूरा करता है, वो वोट देने के लायक है।
दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को नाम दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसको हम यूनिवर्सल सफरेज के नाम से भी जानते हैं। इसे सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड में 1893 में अडॉप्ट कर लिया गया था। कुछ सालों बाद अलग अलग देश आगे बढ़े और उन्होंने इसको बहुत खुले दिल से अडॉप्ट किया, क्योंकि सबको ये बात अच्छी लगी कि इसमें सिर्फ एक मैच्योरिटी का लाइन है, रूल है, उसके अलावा कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं है। इन इंडिया 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा रिपब्लिक आया तब हमें पता चला कि हम वोट कर सकते हैं, और वोट करने के आधार पे हमने फिर इसे अडॉप्ट किया। अमेरिका में 1965 में, ये मैंने कुछ ही 4 ही देश के नाम लिखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे देश है, सबका ही कभी ना कभी सबने अडॉप्ट किया, बहुत लंबी लिस्ट है। ब्रिटेन 1928 में। तो ये यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? आपको जो वोट देने का अधिकार है, जो आप मतदान का अधिकार रखते हैं, वो आपको किसने दिया है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ने। ओके, बात करते हैं अब, जब इलेक्शंस की बात हो गई, वोटिंग की तो बात हो गई कि ये नियम कैसे बना, अब बात करते हैं इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं, कौन करवाता है, क्या नियम होते हैं, इनके बारे में। ठीक है, मतलब आज हम पूरे इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, अ यूनिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले ये इस टाइप का कोई भी फीचर, कोई भी तरीका नहीं था, तो ये एक यूनिक फीचर है किसका? डेमोक्रेसी का। इज होल्डिंग इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। इंटरवल मतलब एक प्रॉपर टाइम के बाद, फॉर चूजिंग अ गवर्नमेंट। अब ये क्या है? यूनिक फीचर है, ये एक तरीका है, एक विशेषाधिकार है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास है ना। मोनार्की में तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता से तो कुछ पूछा ही नहीं जाता, राजा कभी जनता के पास थोड़ी जाता है, आप बताओ मैं कौन से नियम को फॉलो करवाऊं। तो होल्डिंग इलेक्शंस, और ये होल्डिंग करा जाता है, इलेक्शंस करवाए जाते हैं एट द रेगुलर इंटरवल्स। जैसे हमारे इंडिया में प्रोसेस है, हर 5 साल के बाद कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो सरपंच के लिए हो, चाहे वो विधायक के लिए हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, 5 साल का है ना। तो यूनिक कुछ ही कंडीशन में होता है, जब 6 साल और 2 साल का भी क्राइटेरिया बनाया गया है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे टाइम टू टाइम। तो यूनिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज होल्डिंग इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल फॉर चूजिंग अ गवर्नमेंट। ये जनता अपने में से ही, जैसे आप क्लास मॉनिटर्स होते हैं, है ना, आप उसी क्लास में पढ़ते हैं और उसमें से ही किसी एक योग्य बच्चे को, जो स्कॉलर होता है या जो बहुत एक्टिव होता है या जो सब कुछ मैनेज कर सकता है, अपनी स्टडीज को भी मैनेज कर सकता है और अपनी एक्टिविटीज को भी मैनेज कर सकता है, क्लास को भी मैनेज कर सकता है। टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये बच्चा अच्छा होगा, या आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चे को मॉनिटर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? वोट करते हैं, है ना, कि हाँ मैम ये अच्छा है या ये अच्छा है, इसमें से किसको बनाना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्शंस। उन अपने ही बीच के लोगों में से किसी एक प्रतिनिधि को चुनना ही इलेक्शन कहलाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं व्हाई द इलेक्शंस नेसेसरी। Why the elections useful or the necessary? ये क्यों जरूरी है? हम सबको नेतृत्व की जरूरत होती है। हमेशा किस चीज की जरूरत होती है? लीडरशिप की। मान लीजिए हम लोग 100 लोग रहते हैं, है ना, या आपकी क्लास की बात करें तो एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। अब वो 30 स्टूडेंट, कुछ को पढ़ना बहुत पसंद है, कुछ को खेलना बहुत पसंद है, कुछ को डांसिंग पसंद है, कुछ हर समय बात करते रहते हैं, कुछ हर समय लिखते रहते हैं, कुछ डेस्क पे कुछ बनाते रहते हैं। कितनी वैरायटी है ना आपकी क्लास में, हर बच्चा कुछ नया करता है। अब वो सारे बच्चे, अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी को नहीं पसंद करते हैं, है ना, रूल रेगुलेशंस को, स्कूल के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं,
उनको ही बनाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसे कोई रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे तो आप उनके ऊपर ध्यान रख सकते हो, और या तो आप उनकी केयर कर सकते हो जो आपके क्लासमेट्स हैं, है ना। तो इसीलिए इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं कि जो उचित पर्सनालिटी हो, जो अच्छा बच्चा हो, ऐसा बच्चा नहीं हो जो सबको मारता हो, सबसे लड़ता हो, ऐसे बच्चे को कभी मॉनिटर नहीं बनाते ना, क्योंकि उसको या तो समझाया जाता है कि आप जब अच्छा करोगे, आप अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करोगे, तब हम आपको क्लास मॉनिटर बनाएंगे। तो ऐसे ही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम चुनते हैं, और इलेक्शन इसीलिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है कि जो एक योग्य व्यक्ति है वो जाके नियम कानून जिसमें कि हर कोई इक्वलिटी से नापा जा सके उसके लिए बनाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, है इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं, है ना, और बहुत प्रोसेस इनका बहुत लंबा है। तो आ जाते हैं हम सीधे इलेक्शन प्रोसेस पे। इलेक्शन प्रोसेस के आपको सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगी और उनको एक्सप्लेन करते जाते हैं, है ना। तो इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, इंडिया की बात करते हैं। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में सेम ही है, लेकिन इंडिया की बात करते हैं, और उसमें भी सबसे पहला नाम आता है नॉमिनेशंस का। अब ये नोटिफिकेशंस का, नोटिफिकेशन का। अब ये नोटिफिकेशन क्या होता है, एक हमारे यहाँ आपको पता है जब जो गवर्नमेंट होती है ना, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के अंदर 3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आती हैं। वो 3 चीजें क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली चीज है हमारी मीडिया, ठीक है। मीडिया कैसे काम करती है, पूरे खुले हाथ से, उस पर किसी का प्रेशर नहीं होता। कोई सरकार या कोई मंत्री या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि तुम ये चीज दिखाओ या ये चीज ना दिखाओ। मीडिया फ्री होती है, वो जो चाहे जैसे चाहे वो अपना काम अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग कर सकती है। दूसरा होता है जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, जो जस्टिस होता है, आप यहाँ पे जस्टिस कर लो, याद रहेगा, जस्टिस या जुडिशरी सिस्टम, ये क्या करता है, न्याय सबके लिए बराबर है। अब अगर कोई गवर्नमेंट है, अब वो बोलती है कि नहीं मेरा आदमी है, मेरा मंत्री है या मेरा जानने वाला है, इसने कोई गलती करी है, इसको माफ कर दो, तो ये तो गलत हो गया, है ना, उसको मन बढ़ जाएगा, वो अगली बार दूसरी उससे बड़ी गलती करेगा। तो जो गवर्नमेंट है ये इन 3 चीजों पे अपना हक नहीं जमा सकती, मीडिया पे, जस्टिस पे, और लास्ट में आते हैं हमारे इलेक्शंस पे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री क्या चाहती है कि जो जनता है वो बिल्कुल अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोल दिया लाओ इस बार इलेक्शन करवाएंगे ही नहीं, अब क्या होगा कि अब वो जब तक वो इलेक्शन कहेगी नहीं तब तक इलेक्शन होंगे नहीं, इलेक्शन होंगे नहीं तो इसका मतलब हमारे यहाँ तो मोनार्की आ गई, किसी एक का रूल चलने लगा, है ना। तो इलेक्शन, जस्टिस और मीडिया, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती हैं, और यही इसीलिए नोटिफिकेशन दिया जाता है हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जैसे 5 साल के बाद मैंने आपको बताया, तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और कौन करता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इस नोटिफिकेशन को जारी करते हैं कि इस दिन से जो नामांकन है, जो नॉमिनेशंस है वो स्टार्ट किए जाएंगे, जो भी इंटरेस्टेड हो वो आके अपना नाम लिखवा दे। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन, थर्ड आता है फिलिंग नॉमिनेशन, फोर्थ आता है सिक्योरिटी, स्क्रूटिनी और द सिक्योरिटी ऑफ पेपर, स्क्रूटिनी ऑफ पेपर्स। नेक्स्ट आता है विथड्रॉल, और लास्ट में आता है यहाँ पे अरेंजमेंट्स। फिर आता है कैंपेन्स, फिर है नेक्स्ट पोलिंग और
साथ में आता है पेटिशंस। ठीक है, अब ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है इंडिया का। कैसे बात करेंगे? नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो नोटिफिकेशन जारी करता है। क्या जारी करता है? वो बताता है कि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग क्या करें, आके मुझे अपने नाम दें, मुझे अपनी जितनी भी उनकी काबिलियत है वो क्यों करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस है ये इलेक्शन कमिश्नर इसके नोटिफिकेशन को जारी करते हैं, एक विज्ञप्ति देते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इस बार इलेक्शन होने के टाइमिंग्स ये हैं और अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिलेक्शन। लोग क्या करते हैं, वहां पे अपने नाम जाके भरते हैं, अब उसके बारे में पता करते हैं हम कौन सी पार्टी से हैं या हम अलग हैं, इंडिविजुअल खड़े होंगे, और उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर का जो ग्रुप होता है वो उनमें से 1 बाय 1 सिलेक्शन करता है कि कौन से लोगों को खड़ा होने का अधिकार है, वो उन्होंने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया, या वो कुछ भी जो भी उनके क्राइटेरियाज है उनको वो सेट करता है, एज कितनी होनी चाहिए, इन सारे भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो इन सारी चीजों को वो पूरा करते हैं और फिर उनका वो सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है फिलिंग नॉमिनेशन। उसके बाद उन्हें एक प्रोफार्मा दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि ये देखो ये एक फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है, और वो कहलाया जाता है नॉमिनेशन फॉर्म। वहां से क्लियर हो जाता है, अगर वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने होते हैं, सब कुछ है, अगर वो फिल हो जाता है उस दिन आपका क्लियर हो जाता है कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है या जो ये पर्सन है ये इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्क्रूटिनी ऑफ पेपर। पेपर की जांच की जाती है, जैसे सपोज उसने आधार कार्ड लगाया, उसने ये लगाया कि मैं भारत का नागरिक हूँ, या अलग अलग उसने अपनी एज के लिए एज प्रूफ लगाया, तो वो सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, सही है या नहीं है, उनको भी ये बताता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्रूटिनी ऑफ पेपर। नेक्स्ट आता है विड्रॉल। मान लीजिए हमने नॉमिनेशन करा लिया, हमारे पेपर्स भी सही हो गए, सब कुछ हो गया, बट पहले हमें था कि हम खड़े होंगे इलेक्शन में, बाद में हमको लगा अरे नहीं यार ये बड़ा आफत का काम है, छोड़ो कौन खड़ा होगा इलेक्शन वगैरह में, या तबीयत खराब हो गई या घर में कोई परेशानी आ गई और हमें लगा कि अब हम नहीं खड़े हो सकते, तो एक टाइम एक डेट दी जाती है कि अगर कोई नॉमिनेटर जो सिलेक्ट हो चुका है अगर वो अपना नाम निकलवाना चाहे तो वो वहां से निकलवा सकता है, इसी को हम विड्रॉल कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अरेंजमेंट्स पे। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है? सारे अरेंजमेंट्स करता है, कहाँ कहाँ पोलिंग बूथ बनेंगे, कहाँ पे कितने एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा, वो एम्प्लॉयज उस जगह पे कैसे पहुंचेंगे, कितने कागज लगेंगे, कितने बैलेट पेपर्स लगेंगे, कितनी इंक लगेगी, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन हेड होगा, कौन क्या देखेगा, सारी चीजों का एक अरेंजमेंट होता है, उसको ही वो इलेक्शन कमीशन करता है। तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब फिक्स हो जाता है कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर वो अरेंजमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैंपेन। अब उन्होंने बोल दिया देखो भाई अरेंजमेंट हो गया, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन वाले बोलते हैं देखो हमको तो कोई जानता ही नहीं है, हम तो पहली बार खड़े हैं, तो उन्होंने बोला ऐसा करो तुम कैंपेन करो। अब कैंपेन क्या होता है? लोग आपने देखा है जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, रैलियां निकालते हैं बड़ी बड़ी, अपने जो उनके जो चिन्ह होते हैं, है ना, जो उनके जैसे बीजेपी का है कमल का फूल हो गया, कांग्रेस का है ऐसे ना हाथ, तो ये सारी चीजें वो कैंपेन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, भले ही करें या ना करें जीतने के बाद, लेकिन उस टाइम तो वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिसेस करते हैं कि देखिए हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरी देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आप लोगों को नौकरियां देंगे, हम आपके बच्चों को अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स देंगे, मतलब बड़े बड़े प्लान करते हैं और बहुत बड़े बड़े तरीके से बताते हैं, जीतने के बाद भले ही एक बार भी पूछने ना आए, तो कैंपेन्स करते हैं। और ये कैंपेन का मतलब वो अपने आपको प्रचार करना, अपने नाम को बढ़ाना, ठीक है, कि लोग उनको जाने और जाके उनको वोट दें और ज्यादा से ज्यादा वोट मिले तो वो जीत सके। नेक्स्ट आता है पोलिंग। अब वो डेट आ जाती है फाइनली जब पोलिंग होती है। पोलिंग बूथ क्या होते हैं या पोलिंग क्या होती है? जब हम और आप आम जनता जाती है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने को। जब सपोज आपके एरिया में 4 लोग खड़े हैं, अब उन 4 में से कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई निर्दलीय है। निर्दलीय मतलब जिसका कोई पार्टी नहीं होता, वो इंडिविजुअल पर्सन खड़ा हो जाता है, ठीक है, और कोई एक बंदा है जो लोकल पार्टी से खड़ा है, नहीं कोई उभरती हुई पार्टी है ना, उससे खड़ा है। तो अब मेरा जो मन करेगा मैं तो उसको वोट दूंगी जाके, है ना। तो क्या करते हैं, वहां पे बहुत
सेपरेटली हर चीज का होता है, कोई देख नहीं सकता, आप किसी को बता नहीं सकते आप किसको वोट दे रहे हैं, आप सेपरेटली जाके उसको वोट देंगे और बाहर आ जाएंगे। उस जगह को हम कहते हैं जहाँ पे वोट दिया जाता है, वो पोलिंग करने जाते हैं हम लोग, और उस जगह को पोलिंग बूथ कहा जाता है ना। मोस्टली जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो जगह जगह पे बनाए जाते हैं। आपके घर में आई एम श्योर मम्मी पापा लोग जाते होंगे वोट देने, है ना, वोटर आईडी लेके। नेक्स्ट आता है पेटिशंस। अब ये पेटिशन क्या आ गया, पोलिंग हो गई भाई, इलेक्शन हो गया, पेटिशन की क्या जरूरत है। पेटिशन पोलिंग और रिजल्ट के बीच की चीज है। लास्ट में क्या आ जाता है 10th नंबर पे, रिजल्ट, है ना। जब अनाउंस हो जाता है कि भाई ये वाला पार्टी का बंदा जीत गया है, अब ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जगह आती है पेटिशन की। अब ये पेटिशन क्या है, जस्ट सपोज कि वो 4 लोग खड़े थे, ठीक है, एक तो बिल्कुल बेकार था, उनको वोट ही नहीं मिले, बहुत ही कम वोट मिले। एक ने बोला कि चलो ठीक है भाई, हमने कैंपेन ही नहीं कर पाए थे, हमको कोई जानता ही नहीं था, वो भी अलग हो गया। लेकिन जो 2 बड़ी पार्टी थी वो जस्ट नियर अबाउट रह गई, कुछ जस्ट सपोज कि एक को 1000 वोट मिले और एक को 955 वोट मिले। अब ये 955 वाला वोट वाला व्यक्ति बोलेगा अरे नहीं, मुझे तो, मैंने जब पहले से काउंट किया था, मैंने जब यहाँ लोगों से बात करी थी, लोगों ने बोला था नहीं आपको ज्यादा वोट मिलेंगे। अब उसको ये लगा कि नहीं भाई, ये मेरे साथ गेम हो रहा है, ये कुछ गलत हुआ है, या काउंटिंग में मिस्टेक हुई है, या कुछ भी इस तरीके की वो प्रोसेस उठा सकता है। तो वो इलेक्शन में, इलेक्शन जो कमीशन होते हैं वहां पे पेटिशन दायर कर सकता है सॉरी, कि इसको रिकाउंटिंग कराई जाए या इस जगह पे वोट दोबारा कराया जाए। मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, मान लीजिए भूकंप भी आ गया वहां पे, तो वहां पे नहीं हुआ, है ना, कुछ ही घंटे की वोटिंग हुई, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। तो ये पेटिशन, ये हक होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का कि वो री इलेक्शन के लिए या रिकाउंटिंग के लिए अपने लिए आवाज उठा सकते हैं कि हमें दोबारा इसका मौका दिया जाए। तो ये था पूरा एक प्रोसेस। जैसे आप लोग, आप जस्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप अपने ना स्कूल में जो होते हैं ना, जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, भूल गई मैं, है ना, अध्यक्ष। हम लोग तो जब पढ़ते थे तो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री ऐसे करके होता था। तो वोट्स होते थे कि ये हमारे यहाँ हेड गर्ल है या हेड बॉय है, इसके लिए ऐसे होते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, कौन से बच्चे लेना चाहते हैं इसमें, फिर उनका सिलेक्शन होगा कि ये बच्चा अच्छा है कि नहीं, कि बस मौज मस्ती के लिए आ गया है। फिलिंग नॉमिनेशन, उस बच्चे के नाम लिखे जाते हैं, उनके पेपर्स चेक किया जाता है कि वो सही क्लास, सही सेक्शन बता रहे हैं कि नहीं। उसके बाद विड्रॉल, अगर कोई बच्चा, मैम उस दिन हम नहीं आ सकते, हमें बाहर जाना है, या कुछ भी ऐसा, कोई अगर वो नाम अपना हटाना चाहता है किसी रीजन से, तो वो हटा सकता है। अरेंजमेंट, फिर सारे अरेंजमेंट किया जाता है, किस दिन ये होगा, कौन कौन से टीचर्स ड्यूटी पे लगेंगे, ये आप सबके स्कूल में होता है, मुझे पता है ना। कैंपेन, फिर वो बच्चे अपने बारे में आके बताते हैं, स्टेज पे स्पीच देते हैं, आपके लिए वो किस तरीके से हेल्पफुल है, वो ये बातें आपको बताते हैं। और लास्ट में वोटिंग होती है और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो हम सब करते हैं, स्कूल्स में भी करते हैं, और जो हमारा पूरा देश है वो इसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। और शायद तभी जो हमारे नेताजी लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि अगले साल इलेक्शन में हमें हटा दिया जाएगा, जनता के लिए कुछ तो कर दो। चलो फिर यहाँ पे फिनिश करते हैं इस पार्ट सेकंड को, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और आगे बात करेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इंडिया के और ज्यादा डीपली कोशिश करेंगे कि और क्या होता है इंडिया में, है ना, सरकार कैसे चलती है, किस तरीके से संभालती है इतने बड़े देश को। तब तक के लिए पढ़ते रहो, एटलीस्ट बुक की रीडिंग तो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।